नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, गणित कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें से जो कुल अंक बनते हैं वो आपके पास 5 है। जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 2 है। अब 2 प्रश्न जो है वो किस प्रकार के हैं। जो पहला प्रश्न है 1 अंक का, वो MCQ यानी ऑप्शनल टाइप होता है। इसमें समीकरण जो होता है उसके हल की क्या शर्त है। अगर समीकरण का हल अद्वितीय है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है, इसकी क्या शर्त है, इस पर 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। फिर 4 अंक का जो प्रश्न है वो या तो x और y के लिए जो समीकरण दिए होते हैं आपको उसका हल करना होता है, और इसको हल करने की हम 3 विधियाँ पढ़ेंगे। एक है प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विलोपन विधि, नंबर 3 वज्र गुणन विधि। लेकिन अब की बार क्या हुआ, 2020 में ये काफ़ी लेंथी प्रश्न है, लेकिन यही प्रश्न 1 अंक में पूछ लिया गया था, जो कि आज तक कभी नहीं पूछा गया, और वो भी बिना ऑप्शन के। यानी ये 4 अंक का जो प्रश्न था ये 1 अंक में पूछा गया, और काफ़ी डिटेल में इसको देना था, कोई ऑप्शन नहीं था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नहीं पूछा जाता, मैक्सिमम तो ये है, लेकिन अगर ये ना पूछा जाए तो इस पर जो वर्ड प्रॉब्लम बनती है, यानी स्टेटमेंट दी होती है, उसको समझकर हम समीकरण बनाते हैं और फिर उन्हीं समीकरणों का हल करके x और y का मान निकाला जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चैप्टर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 5 अंकों का है और 2 प्रश्न इसमें पूछे जाने हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। रैखिक समीकरण जो होता है वो ax + by जमा c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ a b c वास्तविक संख्याएं होती है और यहाँ a और b दोनों शून्य नहीं है। अब a b c वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या से अभिप्राय क्या है कि a b c का मान 1 2 3 -1 2 3 या वर्गमूल की संख्याएं या अपने प्रिमेय संख्याओं के रूप में हो सकती है। आपने क्या किया, a का मान 5, b का मान 6 और c का मान 9 ले लिया, बराबर है 0। तो इस प्रकार a b c वास्तविक संख्या है, जिसे हम एक नया रैखिक समीकरण बना पा रहे हैं। आप चाहो तो माइनस में भी a का मान हो सकता है, प्लस में 6 बराबर 0, यहाँ पर y आएगा। तो एक अन्य रैखिक समीकरण आ गया हमारे पास। क्या हो अगर a और b हम दोनों को शून्य, क्यों शून्य जो है वो भी तो वास्तविक संख्याएं हैं। अगर हमने a और b दोनों का मान शून्य रख लिया है, 0 रख लिया, तो क्या प्राप्त होता है, 0x जमा में 0y और c का मान 6 बराबर 0। अब हम क्या पाते हैं कि 0x तो 0 हो गया, 0y 0 हो गया, प्लस में 6। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हम ये पाते हैं कि जो हमारे चर थे x और y वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हमारा जो चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी x और y हमारे पास रहे। ये तभी संभव है जब a और b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। a और b का मान कभी भी 0 नहीं आएगा, तभी तो 2 चर वाला रहेगा। अगर आपने a का मान 0 रख लिया
और b का मान 7 मान लेते हैं, प्लस में 8 बराबर 0। अब ये ख़त्म हो गया तो 7y जमा में 8 बराबर है 0। समीकरण तो अब भी है, ये रेखिक है, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक चर बचा है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि a और b कभी भी 0 या 0 नहीं लेने हैं, तभी x और y दो चर वाला रेखिक समीकरण हमारे पास रहेगा। यदि हम दो रेखिक समीकरण हमारे सामने हैं, 2x जमा में 3y बराबर है 9, 4x जमा में 6y बराबर है 18। यदि हम इनका ग्राफ खींचे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। इन दोनों रेखिक समीकरणों का जब हमने ग्राफ खींचा तो हम पाते हैं कि 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 एक रेखा चली गई है, और x जमा में 2y माइनस 4 बराबर 0 एक अन्य रेखा चली गई है। अब हम यहाँ पाते हैं कि दो समांतर रेखाएं जा रही है। अब जब दो समांतर रेखाएं जारी है, जैसे हम रेल की पटरी देखते हैं, हमें पता है कि जो रेल की पटरी है वो कहीं भी जाकर नहीं मिलती। तो इसी प्रकार ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये कहीं भी जाकर नहीं मिलेगी। अगर कहीं भी जाकर नहीं मिलेगी तो इनका कोई उभयनिष्ठ या साझा कोई हल नहीं आता है। तो हम कहेंगे ऐसे समीकरण जिनके ग्राफ में रेखा जो आती है समांतर आती है, उनका कोई हल नहीं होता है। आइए एक अन्य रेखिक समीकरण को लेते हैं कि x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर है 20। अब अगर इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा। तो जब हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम पाते हैं कि 3x प्लस 4y बराबर है 20 की का ग्राफ खींचने पर हमें ये रेखा प्राप्त होती है, और x माइनस 2y बराबर 0 खींचने पर एक अन्य रेखा प्राप्त होती है। और यहाँ पर सीन जो बन रहा है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है पॉइंट 4 और 2 पर। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु इनका साझा है, या हम कह सकते हैं कि इस बिंदु को इनका साझा बिंदु है, ये ही इनका हल है। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो उनका एक हल होगा। दोनों x और y का एक अद्वितीय मान देंगे और इनका एक हल हो जाएगा। अब जो तीसरा है रेखिक समीकरण 2x जमा में 3y घटा 9 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब जब इनका ग्राफ खींचते हैं, जब हमने इसका ग्राफ खींचा तो ये रेखा हमारे पास प्राप्त हुई है। जब दूसरे का खींचा तो वो रेखा भी इसके ऊपर ही चली गई है, यानी दोनों रेखाएं संपाती हो गई है। अब रेखाएं संपाती है तो साझी बिंदु, क्या ये एक ऐसा बिंदु नहीं है जो दोनों रेखाओं पर है? ये जितने भी आप बिंदु लोगे वो सभी के सभी बिंदु दोनों रेखाओं पर आ रहे हैं, यानी दोनों के साझे बिंदु है। तो यहाँ हम कहेंगे कि उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन पॉइंट कितने हो गए हैं? क्या बहुत सारे। जहाँ तक ये लाइन जाएगी सभी के सभी बिंदु हमारे पास क्या आ गए? साझे आ गए हैं, कॉमन आ गए। यानी इसमें इसके जो हल होंगे अनेक हल होंगे। तो संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक साझा बिंदु बनता है। तो इसमें हम कहते हैं कि समीकरण का एक हल है। नंबर 2, समांतर रेखाएं पाते हैं। समांतर रेखा में क्योंकि कोई भी बिंदु जो है आपस का कोई भी बिंदु साझा नहीं है, दोनों समांतर चले जा रहे हैं, कहीं मिलेंगे नहीं।
समांतर रेखाएं जब होती है तो इनका कोई हल नहीं होता। नंबर 3 संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाओं में हमने देखा कि जितने भी बिंदु हैं सभी के सभी सांझे हैं, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो हम बहुत सारे बिंदु दोनों के सांझे पाते हैं, यानी अनेक हल हो गए, अपरिमित हल हो गए हैं। तो इसमें हम कहेंगे जब रेखाएं संपाती है तो अनेक हल है। तो इस प्रकार में जो ये टाइप है चित्र, इसी पर ही एक एक अंक का प्रश्न पूछा गया कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद है तो कैसे हल होंगे, समांतर है तो क्या हल होगा, संपाती रेखाएं हैं तो क्या हल होगा। तो 1 नंबर का प्रश्न इन चित्र को बनाकर, इन ग्राफ को बनाकर भी पूछा जा सकता है। उसी में अब आगे पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी जो रैखिक समीकरण होता है वो a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0, और दूसरा इसी प्रकार a2x जमा में b2y जमा में c2 बराबर 0। तो इस रूप में हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए होंगे। तो हम ग्राफ की जो चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें रहा था हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। ये हमने किया था हमारी फर्स्ट वीडियो में। अब हम इनके जो गुणांक होते हैं, x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और ये c1 एक सतर संख्याएँ होगी। इसी प्रकार दूसरे रैखिक समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और जमा में c2। तो ये जो गुणांक होते हैं इनकी तुलना कर हम इनके हल पर पहुंच सकते हैं। तो किस प्रकार कि जो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं थी, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही थी, तो बिना ग्राफ के अगर आप इनके गुणांकों की तुलना करें, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तब आप कह सकते हैं कि समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय इसलिए क्योंकि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेद करने पर हमें एक ये साझा बिंदु प्राप्त होता है, उभयनिष्ठ। अगर इसका हमने लंब गिराया x एक्सिस पर, मान लीजिए ये 1 2 3 ये 3 है, तो x का मान 3 हो गया। जब y पर हमने लंब गिराया 1 2 3 4 5 4, तो हम पाते हैं कि x का मान 4 और y का मान x का मान 3 और y का मान 4 है। अब हम पाते हैं कि कोई अन्य उत्तर x का नहीं आने वाला। x का एक ही उत्तर आना था जो हमारे पास आ गया है, y का एक ही उत्तर आना था जो हमारे पास आ गया है। इसीलिए इसको अद्वितीय हल, यानी एक ही हल है, कोई दूसरा हल नहीं आएगा, b कहा जाता है। और इस जब हम हल पाते हैं तो इसको एक नाम और संगत भी कहा जाता है कि इसका जो हल है संगत है, यानी यही शर्त संगत की है, यही एक अद्वितीय हल की है। दूसरा जो था समांतर रेखाएं, उसमें अगर हम ये पाएँ जब उनकी गुणांकों की तुलना करें कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो हम कहते हैं कोई हल नहीं है। क्योंकि ये जो समांतर रेखाएं होती है इन पर कोई भी ऐसा बिंदु नहीं आ रहा है जो दोनों का साझा हो। दोनों रेखाएं समांतर चलेगी, कहीं भी जाकर नहीं मिलती है, इसलिए इनका कोई हल नहीं होता। शर्त रहेगी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, और इस हल को हम कहते हैं असंगत। असंगत भी कह सकते हैं या कोई हल नहीं है। अब जो तीसरा था संपाती रेखाएं, इसमें क्या होता है कि आपके पास एक रेखा आपने ड्रा की है और जो दूसरी रेखा है वो भी इसके ऊपर ही बिल्कुल होती है। तो क्या हम बता सकते हैं हमारे पास कितने साझा बिंदु हैं? हमारे पास अनगिनत बिंदु साझा हो गए। आप इस बिंदु को लोगे, ये दोनों रेखाओं पर है, तो हम पाते हैं कि x का मान कोई माइनस में है
और लंब y पर गिराया तो y का मान कोई पॉजिटिव, एक उत्तर आ गया। अगले बिंदु पर गए, फिर से लंब गिराया, फिर से कोई x का ऋणात्मक मान आ रहा है, y का धनात्मक मान आ रहा है। तो ऐसे हम निकालते जाएं तो दुनिया भर के अनगिनत हल मिलते जाएंगे। इसी प्रकार इस साइड से भी हम देखें तो मान लो ये बिंदु आपने ले लिया, इस बिंदु पर x का मान कोई पॉजिटिव मान आ रहा है, इसी प्रकार इस y पर गिराया तो y का कोई पॉजिटिव मान। अब आप यहाँ पहुँच गए मान लो, तो आपने x पर गिराया है, x का कोई पॉजिटिव मान है, y पर लंब गिराया, y का कोई नेगेटिव मान है। आपने ये बिंदु लिया, यहाँ पर आपने x पर गिराया लंब तो कोई पॉजिटिव मान, y पे गिराया तो फिर से माइनस का मान आ गया। जहाँ पर टच कर रहा है, इस टच बिंदु पर हमें पता है कि x का मान तो ये खुद ही हो गया 1 2 3 और y यहाँ पर 0 है, तो 3 और 0 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर x का मान 0 हो गया है और y का मान +2 हो गया। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि जब ये अनुपात बराबर आता है तो अनेक हल हो जाते हैं, अपरिमित हल हो जाते हैं, और इस हल को भी हमने संगत हल कहना है। तो ये जो प्रश्न है ये एक एक अंक में पूछे जाते हैं कि अद्वितीय हलों की शर्त बताएं, कोई हल नहीं है की शर्त बताएं, अनेक हल है की शर्त बताएं, या इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि प्रश्न वाले ने आपको ये दे दिया और आपसे पूछेगा कि इसका हल क्या होगा, तो आप कहोगे अद्वितीय हल, ये शर्त देंगे तो हम कहेंगे कोई हल नहीं। यानी ये जो क्वेश्चन बनता है एक अंक का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सभी कोटों में पाया जाता है। या वो ग्राफ ड्रा करके आपसे पूछेगा कि इस ग्राफ की क्या शर्त है, ये बताएंगे हम, या इस ग्राफ का क्या हल होगा। तो ये बिल्कुल एक अंक का प्रश्न बनता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये उदाहरण नंबर 4 का हम ग्राफ देखें तो हम पाते हैं कि जो दो रेखाएं हैं ये बिल्कुल एक दूसरे को काट रही है और इनका जो साझा बिंदु बनता है वो 6 और 0 है। तो ये हमारे पास उदाहरण हो गया है, उदाहरण नंबर 4 है, पेज नंबर 53 है, प्रतिच्छेद रेखाओं का एक उदाहरण है। अब जो समांतर रेखाओं का उदाहरण है पेज नंबर 48 पर, उदाहरण नंबर 3, इसका ग्राफ हम देख पा रहे हैं कि दोनों जो समांतर रेखाएं जा रही है इनका कोई भी साझा बिंदु नहीं है। अगर साझा बिंदु नहीं है, ये दोनों समांतर रेखाएं जा रही है, इनका कोई भी कॉमन या साझा बिंदु नहीं आ रहा है, जिसके कारण इसका कोई हल नहीं होगा। आइए इसे अब हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण किस प्रकार का हल प्रस्तुत करते हैं। क्या ये प्रतिच्छेद है, समांतर है या संपाती है। सबसे पहले हम देखें कि ये A1 है, ये अपना A2 है। A1 का मान जो है 5 है, A2 का जो मान है वो 7 है। इसी प्रकार B1 का मान -4 है और B2 का मान 6 है। C1 का मान 8 है और C2 का मान -9 है। अब हम इनका अनुपात बनाते हैं कि A1 बटे A2 का अनुपात क्या बना, वो अपने पास है 5/7। फिर हमने देखा कि B1 बटे B2, B1 बटे B2 का अनुपात -4/6, अगर कैंसिल करें 2 से तो -2/3 है। और इसी प्रकार C1 बटे C2 अगर निकालें तो हमारे पास 8/-9 आ गया है। अब अगर हम A1 बटे A2 का जो अनुपात है और ये जो अनुपात है, पहले दो अनुपातों की तुलना करने पर A1 बटे A2, अब हम देख पा रहे हैं कि जो दोनों अनुपात है वो आपस में बराबर नहीं है। अब पहले दो अनुपात अगर बराबर में नहीं होते तो हम पहली शर्त के अनुसार कह सकते हैं कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, और इनका हल कैसा होगा, एक अद्वितीय
हल होगा। यहाँ पर हमें x और y का मान नहीं निकालना है, सिर्फ हमें ग्राफ के बारे में बताना है और इसका जो हल है वो बताना है, और जो रेखाएं हैं उनके बारे में बताना होता है कि रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी है। तो हल कैसा होएगा? संगत हल होएगा। तो 3 बातें आपको अनुपातों की तुलना करके बतानी है। आप अनुपात निकाल लीजिएगा, फिर देखिए आप पहले बराबर है या नहीं है, तो आपको पता है कि केवल अद्वितीय हल होता है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं कि 9x जमा में 3y जमा में 12 बराबर 0, 18x जमा में 6y जमा में 24 बराबर 0। यहाँ पर हम a1 a2 b1 सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो हम पाते हैं कि a1 का मान 9 है, a2 का मान 18 है, b1 का मान 3 है, b2 का मान 6 है, c1 का मान 12 है, c2 का मान 24 है। चलिए आप इनके अनुपात बनाते हैं कि a1 बटे में a2 का अनुपात क्या बन रहा है। तो हमने लिखने पर 9 बटे 18 जिसको हमने पाया 1/2। इसी प्रकार b1 बटे b2 बराबर है 3/6 जो कि 1/2 है। इसी प्रकार c1 बटे c2 का अनुपात बनाते हैं 12/24 है, तो हमें मिला 1/2। अब हम क्या पा रहे हैं? अब हम देखते हैं कि जो तीनों अनुपात है, तीनों के तीनों अनुपात बराबर आ गए हैं। a1 बटे a2 बराबर आ गया b1 बटे b2 बराबर आ गया c1 बटे c2। तो आपको पता है कि जब तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं समपाती हो जाती है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं ग्राफ में कि 2 रेखाएं समपाती, और जब रेखाएं समपाती हो जाती है तो इनके अनेक हल हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर तीनों को बराबर प्राप्त कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो हल है वो क्या कहेंगे? अनेक हल है। अनेक हल है। और रेखाएं कैसी है? समपाती है। और हल कैसा होगा? संगत होगा। तो इस प्रकार हम अन्य प्रश्नों को भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से आप इसको पॉज कर जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उसको वहीं पर रोके, उसको नोट करें, पॉज करें, पॉज करके नोट कर लें, और हर रोज़ आप गणित का कार्य करें।